नमस्कार, विद्या संसार में आपका स्वागत है। जरा सोचिए कि यूरोप की एक अत्याधुनिक लैब में एक जर्मन वैज्ञानिक कुछ रसायनों को मिलाता है, एक नए रंग का आविष्कार होता है और वहां से हजारों किलोमीटर दूर भारत के बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में एक बड़ी क्रांति की चिंगारी भड़क उठती है। आज हम इसी अविश्वसनीय और दिलचस्प कड़ी को डिकोड करने वाले हैं। आज की इस गहन चर्चा का विषय है चंपारण सत्याग्रह, द बर्थ ऑफ इंडियन नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की किसी किताब का एक साधारण अध्याय नहीं है। ये इस बात का एक शानदार और जीता जागता उदाहरण है कि कैसे वैश्विक अर्थशास्त्र जैसे बाजार में किसी नई चीज़ का आना, हाँ, या मीलों दूर लड़ा जा रहा प्रथम विश्व युद्ध सीधे तौर पर एक आम भारतीय किसान की आजीविका पर असर डालता है। सही बात है। हम अक्सर इतिहास को अलग-अलग हिस्सों में देखते हैं, लेकिन आज हमारा उद्देश्य यह समझना है कि कैसे जमीन से जुड़े एक स्थानीय कृषि संकट ने एक छोटी सी जगह से शुरू होकर पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लालच और जमीनी स्तर का शोषण जब आपस में टकराते हैं तो एक ऐसे बड़े बदलाव की लहर उठती है जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिला देती है। तो जब हम कहते हैं कि जर्मन लैब का असर बिहार के किसानों पर पड़ा, जी। तो इसके पीछे का तंत्र क्या था? मतलब मैं इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझना चाह रही हूँ कि गांधी जी के परिदृश्य में आने से पहले चंपारण में असल में हालात कितने बुरे थे। हालात बहुत ही भयानक थे। अगर हम शुरुआत से देखें तो हमारे स्रोतों में एक शब्द बार बार उभर कर आता है, पंचकठिया या तीन कठिया प्रणाली। ये सुनने में तो जमीन से जुड़ा कोई साधारण नियम लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? ये व्यवस्था औपनिवेशिक काल के सबसे क्रूर और शोषक कानूनों में से एक थी। इसे समझने के लिए थोड़ा इसके पीछे के गणित को देखना होगा। इस प्रणाली के तहत किसानों को कानूनी तौर पर मजबूर किया जाता था कि वे अपनी जमीन के एक तय हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ नील उगाएं। नील मतलब इंडिगो है ना? जी हाँ, इंडिगो। जैसे तिनकठिया का मतलब था कि अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठे जमीन है तो उसे अपने सबसे उपजाऊ 3 कट्ठों पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी ही होगी। अच्छा, तो मतलब ये उनकी कोई पसंद की बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये उनके जमीन के पट्टे या किराएदारी की एक ऐसी शर्त थी जिसे ना मानने का कोई विकल्प ही उनके पास नहीं था। लेकिन नील ही क्यों? मतलब क्या किसान इसके बजाय गेहूं या चावल नहीं उगा सकता था, जिससे कम से कम उसके परिवार का पेट भर सके? मैं सोच रही थी कि खाने पीने की चीजें ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। और यहीं से शोषण की असली शुरुआत होती है। उस समय पूरी दुनिया के कपड़ा उद्योग में प्राकृतिक नील की भारी मांग थी। तो चंपारण के जो गोरे बागान मालिक थे वे इस मांग को पूरा करके अंधाधुंध मुनाफा कमा रहे थे। ओहो, अच्छा। हाँ, लेकिन किसानों के लिए ये एक बुरा सपना था। आपको बता दूं कि नील का पौधा मिट्टी के लिए एक तरह का अभिशाप होता है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं और मिट्टी की सारी नमी और पोषक तत्वों को पूरी तरह चूस लेती हैं। बाप रे। हाँ, एक बार जहां नील उगा दिया गया, वो जमीन कुछ ही समय में बिल्कुल बंजर होने लगती थी। चलिए इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि आप किसी के घर किराए पे रह रहे हैं और मकान मालिक आपके सामने ये शर्त रख दे कि आपको घर के सबसे अच्छे कमरे में अनिवार्य रूप से ऐसे जहरीले पौधे उगाने होंगे जो धीरे धीरे पूरे घर की नींव को ही खोखला कर देंगे बिल्कुल सटीक उपमा है ये। और अंततः उस घर को रहने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। मतलब किसान अपनी ही जमीन को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखने के लिए मजबूर थे। एकदम सही कहा आपने। लेकिन फिर कहानी में वो जर्मन लैब वाला मोड़ आता है। जर्मन वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रंग यानी आर्टिफिशियल डाई का आविष्कार कर लिया। अच्छा, अब यहाँ से अर्थशास्त्र का खेल शुरू होता है। हम्म। कृत्रिम रंग प्राकृतिक नील से सस्ता भी होगा और उसे लैब में भारी मात्रा में बनाया भी जा सकता होगा। हाँ, और इसका असर सीधा बाजार पर पड़ा। तो जाहिर है कि दुनिया भर के बाजारों में प्राकृतिक नील की मांग अचानक से गिर गई होगी। बाजार का सीधा सा नियम है कि मांग गिरी तो दाम भी गिरे। तो इसका चंपारण के किसानों पर क्या असर हुआ? क्या उन्हें इस जहरीली खेती से आखिरकार आजादी मिल गई? आजादी तो मिली, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक थी। बागान मालिकों का मुनाफा जब तेजी से कम होने लगा तो उन्होंने अपने नुकसान की पाई पाई की भरपाई किसानों से करने की सोची। मतलब नुकसान उनका और भरपाई किसान करेंगे?
बिल्कुल। उन्होंने किसानों से कहा कि ठीक है, तुम नील की खेती छोड़ सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपना लगान यानी जो जमीन का किराया है वो बहुत भारी मात्रा में बढ़ाकर देना होगा। ये तो सरासर अन्याय है। मतलब जब तक आपका मुनाफा हो रहा था, आपने किसानों की जमीन बर्बाद की, और जब आपका मुनाफा बंद हो गया और बाजार बदल गया, तो आपने अपने घाटे का पूरा बोझ वापस उसी गरीब किसान के कंधों पे डाल दिया। हाँ, और किसानों ने सोचा कि किसी तरह अपनी जीवन भर की जमा पूंजी देकर या भारी कर्ज लेकर ही सही इस बढ़ी हुई कीमत को चुका दें। ताकि इस घाटे वाली फसल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। बिल्कुल। कई किसानों ने खून पसीना एक करके ये कीमत चुकाई भी, लेकिन उनका ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिका। क्योंकि तब दुनिया में एक और बड़ा भूचाल आता है, प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में युद्ध शुरू हो जाता है, और क्योंकि जर्मनी युद्ध में एक प्रमुख दुश्मन था, तो जाहिर है कि जर्मन डाई का दुनिया भर में मिलना अचानक से बंद हो गया होगा। अब बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। जैसे ही जर्मन कृत्रिम रंग की आपूर्ति कटी, बाजार में एक बार फिर से प्राकृतिक नील की मांग आसमान छूने लगी। रातों रात प्राकृतिक नील की खेती फिर से एक बहुत ही मुनाफे का सौदा बन गई। ओहो! तो क्या बागान मालिकों ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया? मतलब जरा सोचिए उन किसानों पर क्या बीती होगी जिन्होंने अभी-अभी अपना सब कुछ बेचकर नील की खेती से पीछा छुड़ाया था। यही इस पूरी कहानी का सबसे क्रूर और अमानवीय हिस्सा है। बागान मालिकों ने अपने पुराने पट्टे की शर्तों का हवाला देते हुए किसानों को एक बार फिर से उसी जमीन पर नील उगाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। जरा सोचिए, किसानों ने पहले ही नील की खेती से छूट पाने के लिए भारी कीमत चुकाई थी और अब उन्हें वापस उसी दलदल में धकेला जा रहा था। तो इसका क्या मतलब है? क्या किसान उनके लिए सिर्फ एक आर्थिक मोहरे थे, जिन्हें जब चाहा इस्तेमाल किया और जब चाहा फेंक दिया? बिल्कुल ऐसा ही था। शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब शोषण इस चरम स्तर पर पहुंचता है तो वो केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं रह जाता। अगर हम इस स्थिति को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हमें ये समझना होगा कि ठीक उसी समय राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। हाँ, हमारे स्रोत भी बताते हैं कि ठीक इसी समय के आसपास यानी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट चुके थे। उन्होंने वहां अन्याय के खिलाफ जन विद्रोह का एक बहुत ही अलग तरीका अपनाया था। बिल्कुल। ये वो दौर था जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम खुद एक दिशा की तलाश में भटक रहा था। और वे उत्तरी भारत में खासकर इन उत्पीड़ित किसानों की हालत देखकर कुछ ऐसा ही आजमाने की सोच रहे थे। लेकिन उस समय की राष्ट्रीय राजनीति कैसी थी? उस समय की स्थापित राजनीति पूरी तरह से बटी हुई थी और डगमगा रही थी। मुख्य रूप से दो वैचारिक गुट थे। अच्छा, कौन-कौन से? एक तरफ उदारवादी यानी मॉडरेट्स थे, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के भीतर रहकर बदलाव लाने का समर्थन करते थे। उनका तरीका मुख्य रूप से याचिकाएं दायर करने, अधिकारियों से मिलने और कानूनी दायरे में रहकर मांगे रखने तक सीमित था। जिन्हें शायद जमीनी हकीकत और आम किसानों की रोजमर्रा की लड़ाई से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस नहीं होता था। और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ बंगाल और अन्य क्षेत्रों के कट्टरपंथी यानी रेडिकल्स थे। उनका स्पष्ट मानना था कि ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हिंसक तरीकों और सशस्त्र विद्रोह का इस्तेमाल करना जरूरी है। मतलब दोनों के तरीके बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल, इन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। एक तरीका आम जनता की पहुंच से बाहर था, तो दूसरा तरीका बहुत ही खतरनाक था, जिसमें एक साधारण किसान हिस्सा नहीं ले सकता था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चंपारण का ये संकट सिर्फ खेती या बढ़े हुए लगान का मुद्दा नहीं रह गया था। ये भारत के एक बहुत बड़े वैचारिक संकट का समाधान बनने जा रहा था। क्या हम ये कह सकते हैं कि चंपारण ने उदारवादियों के शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावहीन तरीकों और कट्टरपंथियों के हिंसक तरीकों के बीच एक तीसरा रास्ता निकाल दिया? हाँ, बिल्कुल एक तीसरा रास्ता, अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता खोल दिया। यह बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण अवलोकन है। चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला लोकप्रिय सत्याग्रह आंदोलन बना। इस आंदोलन ने न केवल चंपारण के किसानों की प्रत्यक्ष रूप से मदद की, बल्कि इसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक नया टूलकिट सौंप दिया। एक नया टूलकिट मतलब अहिंसा और सत्याग्रह का टूलकिट। इस आंदोलन ने भारत के उन युवाओं को एक स्पष्ट दिशा दी जो अब तक उदारवादियों और कट्टरपंथियों की विचारधाराओं के बीच झूल रहे थे। इसने दिखाया कि आप बिना हथियार उठाए भी सबसे ताकतवर साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर लड़ सकते हैं। असल में क्या हुआ जब ये सब शुरू हुआ? मतलब इस पूरी घटना की शुरुआत कैसे हुई? इस पूरे बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की जिद से हुई।
एक स्थानीय किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, वे गांधी जी के पास गए और उन्हें चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया। अच्छा, मतलब एक किसान ने पहल की। जी हाँ, उनके बार बार के निमंत्रण और लगातार प्रयासों के बाद ही गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार हुए। ये भारत में जमीनी स्तर पर किसानों की शिकायतों को समझने का गांधी जी का पहला राजनीतिक प्रयास था। लेकिन एक बात जो इन दस्तावेजों में बहुत प्रमुखता से उभर कर आती है वो ये है कि गांधी जी वहां अकेले नहीं गए थे। जब मैं नामों की सूची पढ़ती हूँ तो ये सच में एक ड्रीम टीम की तरह लगता है। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जेबी कृपलानी। बिल्कुल। और बाद में इस टीम में ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण वर्मा भी जुड़ गए। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस समय के कुछ सबसे बेहतरीन कानूनी और सामाजिक दिमाग थे। क्या बात है, इतनी बड़ी हस्तियां एक साथ। जी, ये सभी दमनकारी परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए गांधी जी के साथ चंपारण आए थे। ये सामूहिक नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण था। वे गांव में गए और उन्होंने किसानों से सीधे बात करके उनकी समस्याओं को दस्तावेजों में दर्ज करना शुरू किया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। ब्रिटिश अधिकारियों को लगा होगा कि वे एक अकेले व्यक्ति को डरा रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि एक आदमी बाहर से आया है, उसे धमकाकर वापस भेज देंगे। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वहां तो भविष्य के दिग्गज नेताओं और तेज तर्रार वकीलों की पूरी एक फौज खड़ी थी। और अधिकारियों ने वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। जैसे ही गांधी जी वहां पहुंचे, प्रशासन ने उन्हें एक आधिकारिक आदेश थमा दिया कि वो तुरंत चंपारण छोड़कर वापस चले जाएं। जब एक स्थापित सत्ता पूरी ताकत के साथ बल प्रयोग करती है तो उसका सामना कैसे किया जाए? और यहीं पर इतिहास पलटता है। गांधी जी ने उस आदेश का पालन करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने खुलेआम कहा कि वे चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। मतलब सीधा आदेश का उल्लंघन। सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो कहा वो ब्रिटिश प्रशासन के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने कहा कि वे इस उल्लंघन के लिए जो भी सजा मिलेगी उसे खुशी खुशी भुगतने के लिए तैयार हैं। बाप रे। जी, ये भारतीय धरती पर पहला ऐसा अहिंसक प्रतिरोध था जिसे हम सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। मैं इस बात के पीछे के मनोविज्ञान को समझना चाह रही हूँ। सिर्फ आदेश तोड़ने से और सजा के लिए तैयार रहने से इतना बड़ा भूचाल कैसे आ गया? इसे समझने के लिए ये देखना होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य किस चीज पर टिका था। उनका पूरा प्रशासन कानून के डर पर चलता था। अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। सही बात है। जेल के डर से हर कोई झुक जाएगा। लेकिन जब गांधी जी ने कहा कि हाँ, मैंने कानून तोड़ा है, मुझे जेल भेज दो, तो उन्होंने डर के उस पूरे तंत्र को ही शॉर्ट सर्किट कर दिया। अच्छा, मतलब डर का हथियार ही काम नहीं आया। बिल्कुल, कानून तोड़ना और फिर सजा के लिए सहर्ष तैयार रहना ही वो मनोवैज्ञानिक जीत की जिसने ब्रिटिश प्रशासन को अंदर तक हैरान कर दिया। वे समझ ही नहीं पाए कि ऐसे इंसान से कैसे निपटा जाए जिसे सजा का कोई डर ही नहीं है। ये तो सच में किसी को उसी के खेल में मात देने जैसा है। अगर वे गांधी जी को जेल में डालते हैं तो जनता भड़क जाएगी, और अगर छोड़ देते हैं तो उनका अपना कानून कमजोर पड़ जाएगा। तो इस निडरता और इस अहिंसक अवज्ञा का अंतिम परिणाम क्या निकला? क्या इससे उन गरीब किसानों को असल में न्याय मिला? परिणाम बहुत ही ऐतिहासिक थे। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई और बाद में गांधी जी और उनकी टीम द्वारा लगातार बनाए गए दबाव के परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। अच्छा, उन्हें मामले की जांच के लिए एक आधिकारिक सरकारी आयोग का गठन करना पड़ा। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सरकार को मजबूर होकर गांधी जी को भी उस जांच आयोग का सदस्य बनाना पड़ा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब जो प्रशासन उन्हें कुछ दिन पहले जिले से बाहर निकालना चाहता था, उसी प्रशासन को उन्हें अपनी जांच कमेटी में अपने बराबर बिठाना पड़ा। तो इस आयोग का फैसला क्या रहा? जांच के बाद एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत बागान मालिकों को ये स्पष्ट निर्देश दिया गया कि उन्होंने किसानों से जो भी धनराशि अवैध रूप से वसूली है, उसका 25% हिस्सा उन्हें किसानों को वापस करना होगा। ओके, रुकिए, 100% की बजाय सिर्फ 25%। ये बात थोड़ी हैरान करती है कि 25% की वापसी को भी एक बड़ी जीत कैसे माना गया? ये सवाल अक्सर उठता है। हाँ, मेरा मतलब है, अगर वसूली पूरी तरह से अवैध थी और किसानों को जबरदस्ती लूटा गया था, तो शायद पूरी की पूरी रकम वापस होनी चाहिए थी। क्या ये एक तरह का कमजोर समझौता नहीं था? कागज पर देखने में ये गणित का एक साधारण सौदा या कमजोर समझौता लग सकता है, लेकिन
इसका असली महत्व गणित में नहीं बल्कि इसके पीछे के मनोविज्ञान और सत्ता के समीकरण में था। वो 25% केवल एक आर्थिक भरपाई नहीं थी। तो फिर क्या था? ये उन गोरे बागान मालिकों के एकाधिकार, उनके अजय होने के भ्रम और उनके सदियों पुराने घमंड की करारी हार थी। अच्छा, अब मैं समझ रही हूँ। मतलब उनके लिए अपनी जेब से एक पैसा भी वापस करने का मतलब ये खुलेआम स्वीकार करना था कि उन्होंने अपराध किया है, बिल्कुल उन्होंने शोषण किया है और वे कानून या उस गरीब किसान से ऊपर नहीं है। एकदम सही। गांधी जी का मानना था कि पैसे की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण बागान मालिकों का अपनी प्रतिष्ठा और अपना घमंड हारना था। ये उस पूरी दमनकारी प्रणाली को झुकाने की जीत थी। और आगे चलकर इसका क्या असर हुआ? इस समझौते का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि इसने उस शोषक तीन कठिया प्रथा के अंत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जिस व्यवस्था ने पीढ़ियों तक किसानों का खून चूसा था, वो आखिरकार खत्म हो गई। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसका दीर्घकालिक प्रभाव देखिए। एक दशक के भीतर ही उन बागान मालिकों ने वो क्षेत्र पूरी तरह से छोड़ दिया और वहां से हमेशा के लिए चले गए। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा रही है। कैसे एक जर्मन कृत्रिम डाई के आविष्कार से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों ने चंपारण के किसानों को एक अंतहीन चक्रव्यूह में फंसा दिया था। और कैसे राजकुमार शुक्ला की वो छोटी सी लेकिन दृढ़ पहल और फिर गांधी जी और उनकी उस पूरी ड्रीम टीम के अहिंसक प्रतिरोध ने उस चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इस एक घटना ने न सिर्फ चंपारण को आजाद किया बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये इतिहास हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है। ये दिखाता है कि जब शोषक नीतियां अपने चरम पर होती हैं और ऐसा लगता है कि सामने वाली ताकत बहुत बड़ी और अपराजय है, तब भी एकजुटता, स्पष्ट सोच और शांतिपूर्ण अवज्ञा कैसे दुनिया की सबसे बड़ी दमनकारी शक्तियों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे दुनिया के अलग-अलग हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं, जर्मन डाई और बिहार के किसान। इतिहास की यही अदृश्य कड़ियां और सत्ता के खिलाफ एक आम आदमी की जीत की कहानी इसे इतना दिलचस्प और प्रासंगिक बनाती है। बिल्कुल। जाने से पहले एक विचार मंथन, एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे तौर पर इन दस्तावेजों से तो नहीं मिलता, लेकिन इस पूरी कहानी को खंगालने के बाद दिमाग में जरूर आता है। जरा सोचिए, अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, अगर उस युद्ध के कारण जर्मन रंग की आपूर्ति बंद नहीं हुई होती और प्राकृतिक नील की खेती दोबारा मुनाफे का सौदा नहीं बनती, तो क्या चंपारण में किसानों का गुस्सा उस चरम स्तर तक पहुंच पाता? क्या भारत को अपना पहला अहिंसक प्रतिरोध, अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किसी अन्य स्थान और किसी अन्य मुद्दे पर देखने को मिलता? क्या बिना चंपारण के भारत का इतिहास वैसा ही होता जैसा आज हम जानते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं।